Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. एंड गाइस आज के अपने इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 20 जो कि आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपको प्रूव होंगे। 25 क्वेश्चंस को हम अपने इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन एंड देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट the world population growth rate at a certain reference year was 3.5%. Assuming exponential growth of population, after how many years the population of the world would have increased by a factor 60? तो यहाँ पर आपसे बोला है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो एक सर्टेन रेफरेंस से 3.5% तक बढ़ रहा है। अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की उसको एज्यूम करें कि कितनी साल बाद पॉपुलेशन जो होगी वर्ल्ड की वो आपकी 16 के फैक्टर तक इंक्रीज़ हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ग्रेंस टू 80 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ टेलीफोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। टेलीफोन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? लीनियर कम्युनिकेशन का, नॉन लीनियर कम्युनिकेशन का, सर्कुलर का या मैकेनाइज्ड का? तो देखिए जो नॉन लीनियर कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर क्या होता है कि जब आप किसी को मैसेज करते हो तो आप उससे क्या लेते हो? फीडबैक लेते हो। ठीक है, जिस तरह से कि आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं कोई भी चीज़ और जब उसकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो डिलीवरी एजेंट होता है वो आपसे फीडबैक मांगता है। ठीक है, तो वो एक तरह का क्या कहलाता है? नॉन लीनियर कम्युनिकेशन कहलाता है। सर्कुलर में आपका एक सर्कल बेस्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिज्ड में कुछ भी मैकेनिकल होगा। लेकिन जो टेलीफोन है आपका ये आपका लीनियर कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि लीनियर कम्युनिकेशन क्या होता है? ये एक ऐसे इस तरह का मैसेज होता है कि यहाँ पर कोई आपको मैसेज करता है तो उसको कोई भी फीडबैक नहीं चाहिए होता है जो भी कोई मैसेज रिसीव कर रहा है उससे। ठीक है, कह सकते हैं हम ये वन वे टाइप का कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, टेलीफोन पे क्या है, अगर आपने कॉल किया किसी से तो आप टेलीफोन पर बात ही तो करोगे ना। आपको जो बताना है आप उसे बता दोगे, आप उसके बदले में उससे फीडबैक थोड़ी ना मांगोगे कि आप मुझे 5 स्टार दीजिए या 3 स्टार दीजिए, आपको मुझसे बात करके कैसा लगा। ठीक है, तो ये टेलीफोन जो है ये वन वे कम्युनिकेशन है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ मीन्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन आर। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन जो होता है उसका मीन्स क्या होता है? तो देखिए जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका इनफॉर्मल इंटरपर्सनल चैनल है। ठीक है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के द्वारा नहीं चलाया जाता है। ठीक है, इसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका सेटअप नहीं करती है। ये आपका इनफॉर्मल होता है, कह सकते हैं हम एक तरह से इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है उसका मतलब क्या है कि ये इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल, क्रिटिकल एंड कॉर्पोरेट नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इश्यूज एट द इंटरनेशनल लेवल आर एड्रेस्ड बाय। यहाँ पर बोला है कि जो कम्युनिकेशन इश्यूज़ होते हैं इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो वो किसके द्वारा एड्रेस किए जाते हैं? आपके ILO, ITU, UNDP या यूनेस्को। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ यूनेस्को। अब देखिए यूनेस्को की बात जब यहाँ पर आ गई, कभी कभी आपसे यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये है आपकी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाता है कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है किसी क्वेश्चन में। दूसरी हम बात करें यूनेस्को की तो इसका सेटअप अगर हम देखें तो इसका जो सेटअप हुआ था वो हुआ था आपका
16 नवंबर 1945 को। ठीक है, तो ये इसकी सेटअप की डेट है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि यूनेस्को में कितने मेंबर्स होते हैं, तो देखिए आपके 195 मेंबर्स होते हैं और आपके 8 एसोसिएट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे इसके गवर्नेंस के बारे में अगर पूछ लिया जाता है कि गवर्नेंस का, तो इसका जो ये जो गवर्न होता है किसके द्वारा होता है, ये आपका जनरल कॉन्फ्रेंस या फिर आपके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा इसको गवर्न किया जाता है। ठीक है, और बात करें अगर हम इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका पेरिस में आपको देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ है, फ्रांस में। ठीक है, आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट रेफरेंशियल फ्रेमिंग यूज्ड बाय टीवी ऑडियंस कनेक्ट्स मीडिया विद। रेफरेंशियल फ्रेमिंग होती है वो टीवी ऑडियंस को कनेक्ट करती है मीडिया के साथ। किस मीडिया के साथ, रियलिटी, फॉल्सिटी, नेगेटिविटी एंड पैसिविटी, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 6, द कम्युनिकेटेड नॉलेज इन अ क्लासरूम इज कंसिडर्ड एज। क्लासरूम में जो कम्युनिकेटेड नॉलेज होती है उसको क्या माना जाता है, नॉन परवेसिव ट्रीजर, लिमिटेड जजमेंट, ऑटोनोमस वर्च्यू या फिर कल्चरल कैपिटल, तो वो आपका कल्चरल कैपिटल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ नॉर्मली कंसिडर्ड एज। क्लासरूम कम्युनिकेशन को नॉर्मली क्या कहा जाता है, इफेक्टिव कब माना जाता है, अफेक्टिव या फिर कॉग्निटिव या नॉन सेलेक्टिव। बिल्कुल सही बात है, इफेक्टिव नॉन सेलेक्टिव नहीं होगा, कॉग्निटिव होगा, संज्ञान माना जाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक उसको माना जाता है। नेक्स्ट है, पर्सन राइट्स ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to 99। यहाँ पर बोला कि कोई एक इंसान है जो 0 से लेकर 99 में सारे नंबर लिखते हैं, कि आप कह सकते हैं कि 1 से लेके आपकी काउंटिंग लिखना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर 3 डिजिट को वो कितनी बार लिखेगा ये आपको बताना है। तो कितनी बार लिखेगा, 0 1 नहीं, सीधे 3 में लिखेगा, 13 लिखेगा, 23 लिखेगा, 30 लिखेगा, और फिर आपका 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, फिर 43, 53, 63, 73, 83 एंड 93। इतनी बारी का लिखेगा। अब इतनी बारी में कितनी बारी आएगा आपका 3 देखना है। 1 2, कलर चेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी काउंट होगा ना, अलग अलग डिजिट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 83 था, 19 सॉरी यहाँ पे ये जाएगा, ठीक, गलत हो गया था, 19 एंड 20। ठीक है, तो इस तरह से कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा, एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर सी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 says that starting from point A, अजीत वॉक्स 14 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। यहाँ पर आपसे बोला है कि एक पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है अजीत, ठीक है, और 14 मीटर जा रहा है वेस्ट की तरफ। उसके बाद वो वापस टर्न हो रहा है अपने राइट में, और फिर 14 मीटर चल रहा है, और फिर अपने लेफ़्ट में चल रहा है 10 मीटर तक, और फिर से वो एक लेफ़्ट टर्न लेता है, और फिर 14 मीटर चलता है, और इस तरह से वो फाइनल पॉइंट पर पहुंचता है। तो आपसे उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन का है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्शंस को बनाएंगे। तो जब आप यहाँ पर डायरेक्शन बनाएंगे तो डायरेक्शन में क्या आएगा, इधर आएगा आपका ईस्ट, यहाँ आएगा आपका वेस्ट। बहुत ध्यान से डायग्राम देखिएगा। ये रहता है आपका नॉर्थ, और ये रहता है आपका साउथ, यही रहता है ना। तो अब
ये रहा आपका डायग्राम। अब जो अजीत है वो वेस्ट की तरफ चल रहा है, यानी कि इधर को चल रहा है, तो स्टार्ट कहाँ से करेगा, वो यहाँ से करेगा, ठीक है। और कितना चलेगा 14 मीटर चलेगा, किधर, वेस्ट की तरफ, ऐसे ही चलेगा ना। तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। 14 किलोमीटर इतना चल गया। अब ये अपनी 14 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ मुड़ेगा, तो ये मुड़ेगा राइट में, ठीक है। अपने इसका राइट कहाँ होगा, ऊपर, क्योंकि अब ये मान लीजिए यहाँ खड़ा है तो इसका लेफ़्ट राइट कहाँ होगा, इधर इधर होगा ना, आगे थोड़ी ना होगा। तो ये अपने राइट में मुड़ा, राइट में भी कितना चला था, 14 मीटर चला। 14 मीटर चलने के बाद लेफ़्ट की तरफ, अब इसका लेफ़्ट इधर आ गया, ठीक है। अब ये अपने लेफ़्ट की तरफ टर्न हुआ और ये 10 मीटर चला, और लेफ़्ट से 10 मीटर चल के वापस ये कहाँ मुड़ा था, वापस ये लेफ़्ट मुड़ा था। अब इसका लेफ़्ट इधर आएगा और फिर ये यहाँ कितना चला था, 14 मीटर चला था। तो ये रहा, ये जो ये वाला पॉइंट हो गया, ये इसका एंड पॉइंट हो गया। तो जब आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताएंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। आपको पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, क्योंकि वो यहाँ तक, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो हमें पता है 14 है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 है। तो हम 14 + 10 कर देंगे एंड इट विल बिकम 24। तो यही जो है ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए कि उसको वेस्ट की तरफ चलना है, वेस्ट की तरफ वो चला तो स्टार्ट कहाँ से करेगा, ईस्ट से करेगा। ईस्ट से वो उसने स्टार्टिंग की और 14 मीटर तक चलने के बाद उसको अपने राइट में मुड़ना था। वो अपने राइट मुड़ा, ठीक है। यहाँ आके उसका लेफ़्ट और राइट जो भी हो उसने राइट में मुड़ा। जब वो अपने राइट मुड़ा और उसका उसने 14 मीटर और चला, 14 मीटर चलने के बाद वो अपने लेफ़्ट में टर्न हो गया, यानी कि यहाँ पर 10 मीटर चला, लेफ़्ट में टर्न होकर 10 मीटर चला और वापस से अपना लेफ़्ट में टर्न हुआ और फिर से 14 मीटर चला और इस तरह से वो फाइनल पॉइंट पे पहुंचा, ये रहा। तो मैं फिर से एक बार, बस क्लियर है लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि कुछ डायग्राम इस तरह से बनना है। वो ऐसे चला, ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे आ गया। तो अब आपको यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस बताना है। तो ये वाला डिस्टेंस तो हमें पता है 14 मीटर है, ये वाला डिस्टेंस हमें बताना था। तो ये वाला डिस्टेंस हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 10 मीटर है। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 + 14 ही हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसी तरह से जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका इस क्वेश्चन का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ A, B, C, D and E and F are sitting around a round table। यहाँ पर A, B, C, D और E, F जो हैं ये टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। तो एक बात आप बताइए मुझे, जब ये टेबल के चारों तरफ बैठे होंगे तो ये कुछ इस तरह से बैठे होंगे ना। ये बीच में टेबल होगी, एक इस कॉर्नर पे होगा, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, ज़्यादा हैं तो यहाँ बीच में भी होंगे। तो इसको हम एक साइक्लिक संरचना बना सकते हैं इसकी। तो ये कैसे बैठे होंगे, थोड़ा सा सर्कल की फॉर्म में बैठे होंगे। अब हमें ये इसको पढ़ के इसको ड्रॉ करना है एक सर्कुलर वे में। ए का यहाँ पर हमें रखना है ई और एफ के बीच में। तो मान लीजिए ए जो है हमारा यहाँ है, ठीक है, ई जो है हमारा यहाँ है और एफ जो है हमारा यहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से एफ और ई के बीच में ए आ जाता है। ई जो है, ई के ऑपोजिट में डी है, तो यानी कि ई यहाँ था तो डी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ई के ऑपोजिट में डी है। एंड सी इज़ नॉट इन ईदर ऑफ द नेबरिंग सीट ऑफ ई। अब सी जो है वो ई की नेबरिंग सीट में नहीं, यानी कि यहाँ कहीं आपको नहीं दिखाई देगा। तो फिर ये कहाँ होगा आपका, यहाँ हो जाएगा, ठीक है।
तो अब फिर बी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ई के पड़ोस वाला नहीं है सी, तो दूर होगा। अब यहाँ आ जाएगा बी। अब आप जब इनका ऑपोजिशन देखेंगे तो क्या पता चल रहा है आपको, इस तरह का एक सर्कुलर फॉर्म बन रही है। ठीक है, करेक्ट सर्कल नहीं बना, इसको मान लीजिए थोड़ा टेढ़ा हो गया। लेकिन अब हम इनका अगर क्रॉस सेक्शन करेंगे, ऑपोजिट का अगर हम देखेंगे कौन किसके ऑपोजिट है, तो यहाँ पर जो डी है ये एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हुए हैं। ए और बी एक दूसरे एफ और बी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और ए और सी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यही ऐसे ही तो बैठे हैं एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। तो यहाँ पर आपसे वही पूछ लिया है कि बी के ऑपोजिट में कौन होगा, तो बी के ऑपोजिट में कौन होगा, एफ होगा। आपका बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, एफ। Next, move towards our next question, and it is the missing term in the series 2, 7, 24, 77 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। क्या 238 आएगा, 432 आएगा, 542 आएगा या 322 आएगा। आपको पैटर्न देखना है। पैटर्न बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा पैटर्न। तो यहाँ जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा आपका 2 × 3। 7 कैसे आएगा, जब आप 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6 बनेगा। अभी भी 7 नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें आपको 1 ऐड करना पड़ेगा और तब जाकर ये 7 बनेगा। सिमिलरली अब 7 की मल्टीप्लाई आप 3 से कर रहे हैं, तो ये 7 3 जा 21 हो रहा है। हमें 24 रखना है, यानी कि आप किस से प्लस कराओगे, 3 से प्लस कराओगे और 24 हो जाएगा। सिमिलरली आप 24 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, तो यहाँ पर अब आप ऐड कराएंगे 5, और यही पैटर्न चलेगा 1 3 5 7 9 11। ठीक है, तो इट विल बिकम 77। नेक्स्ट, अब आप 77 को 3 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर 7 ऐड करेंगे, तो इट विल बिकम 238, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको आगे चेक कर सकते हैं। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज़ इन सर्टेन सिटी द टैक्सी चार्जेस कंप्राइज ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। कुछ जगह पर क्या होता है, कुछ सिटीज़ में जो टैक्सी का चार्ज होता है वो क्या होता है, मतलब जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका चार्ज तो जाएगा ही जाएगा, ज़्यादा तो उनका एक फ़िक्स चार्ज होता है कि आप उनके ऑटो रिक्शा में बैठ रहे हो, चाहे आप तुरंत ही उतर जाओ, लेकिन फिर भी आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया है कि फ़िक्स चार्ज भी है और जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो भी होता है। तो यहाँ बोला है कि एक पर्सन ने 156 रुपीज़ क्या किया, 156 रुपीज़ पे किए 16 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। दूसरे पर्सन ने 204 रुपीज़ पे किए 24 किलोमीटर के डिस्टेंस की जर्नी के लिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि अगर किसी पैसेंजर को 30 किलोमीटर जर्नी करनी है तो वो कितना पे करेगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि लेट जो फिक्स चार्ज रहेंगे वो क्या रहेगा आपका, रुपीज़ एक्स रहेगा। मान लिया। अब हम ये भी मान लेते हैं कि जो चार्ज रहेगा आपका 1 किलोमीटर का, तो वो आपका हो जाएगा रुपीज़ वाई। यानी कि अब एक्स और वाई हमने माना, तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस 16y, क्योंकि 16 किलोमीटर के लिए कितना पे किया था, 156। दूसरा, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा आपका फिर से ऐसी हम इक्वेशन बनाएंगे, आप 24 किलोमीटर के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो 24y यहाँ पे कितना पे करा था, 204। इक्वेशन हो गई सेकंड। ये दोनों इक्वेशंस को आप नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8y इज इक्वल्स टू 48। अब y इज इक्वल्स टू, y की यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगी हमें, 48/8, 8 1 जाए 8 6 या 48, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू पता चल गई, तो अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। और इक्वेशन 1 में जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपकी कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, x इज इक्वल्स टू 156 माइनस 16 एंड 6।
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 60 आएगा। यानी कि अब हमें अमाउंट निकालना है उतना जो कि आपके पैसेंजर जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस चल रहा है उसको देना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए हम करेंगे x + 30y। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, x + 30y करना है। x की वैल्यू भी हमारी निकल आई 60 है। ठीक है, तो हम 60 + 30 × 6 कर देंगे तो इट विल बिकम 60 + 80 एंड इज इक्वल्स टू 240। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ इन अ सर्टेन कोड हेल्थ इज, एक सर्टेन कोड में हेल्थ लिखा जाएगा आपका इस तरह से। तो हम एक बार देख लेते हैं, HEALTH। इसको आप यहाँ पे देख लीजिए, I और J मिस जाएगा, K आ जाएगा, E है तो F और G जाएगा, H आ जाएगा। यानी कि 2 अल्फ़ाबेट्स को आपको बीच में मिक्स करने हैं। तो हम यहाँ पर जब नॉर्थ को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, NOP जाएगा, Q आ जाएगा, PQR आ जाएगा, STU आ जाएगा, UVW आ जाएगा और H का आप यहीं से देख लीजिए क्या आ रहा है, इसकी H की जगह क्या आ रहा है, तो आ जाएगा KRUWK एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज यादव, अर्जुन, राजेश एंड कमल प्ले क्रिकेट। ठीक है, यादव, अर्जुन, राजेश और कमल क्रिकेट खेलते हैं। राजेश और कमल जो है वो टेनिस खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते। यादव डज नॉट प्ले बैडमिंटन, यादव जो है वो बैडमिंटन नहीं खेलते बट प्ले गोल्फ, लेकिन वो गोल्फ खेलते हैं। ठीक है, अर्जुन डज नॉट प्ले टेनिस, अर्जुन टेनिस नहीं खेलता, कमल कभी कभी बैडमिंटन खेल लेता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलता है और कुछ नहीं खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से गेम खेले जा रहे हैं। आपका क्रिकेट खेला जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, टेनिस खेला जा रहा है और बैडमिंटन खेला जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा है कि ये आपका थोड़ा सा वेन डायग्राम की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट कौन खेल रहा है, तो देखेंगे यहाँ से आप देख लीजिए कि राजेश और कमल जो हैं वो टेनिस खेल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से राजेश और कमल को हम कट कर देंगे क्योंकि ये टेनिस भी खेल रहे हैं। यादव डज नॉट प्ले बैडमिंटन बट प्ले गोल्फ, अब यादव जो है वो आपका गोल्फ खेल रहा है इसलिए इसको भी कट कर देंगे। अर्जुन डज नॉट प्ले टेनिस, अब अर्जुन जो है वो टेनिस नहीं खेलता। ठीक है, कमल यानी कि अर्जुन टेनिस नहीं खेलता। ठीक है, कमल समटाइम्स प्ले बैडमिंटन, कमल कभी कभी बैडमिंटन खेलता है लेकिन कमल हट गया, यानी कि जो आपका यहाँ पर अब सिर्फ बच रहा है वो कौन बच रहा है, अर्जुन। ठीक है, तो अर्जुन का यहाँ बताया नहीं है कि वो आपका क्रिकेट खेलता है या नहीं खेलता, लेकिन सिर्फ हमारा रह जा रहा है अकेले, इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा ये अर्जुन ही होगा कि यही एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ क्रिकेट खेलता है और कोई गेम नहीं खेलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो होगा वो वैलिड नहीं होगा अगर उसका प्रेमिसेस सही हो और उसका कंक्लूजन भी सही हो। अगर उसका प्रेमिसेस सही हो, कंक्लूजन गलत हो, या फिर उसका प्रेमिसेस गलत हो, कंक्लूजन्स भी फॉल्स हो, या उसका प्रेमिसेस फॉल्स हो, उसका कंक्लूजन यहाँ पर ट्रू हो, तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कब वैलिड नहीं होगा, तो जब आपका प्रेमिसेस सही हो लेकिन कंक्लूजन अगर फॉल्स है तो आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। एन एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रेंथेंड बाय, यहाँ पर पूछा है कि जो एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट है वो किससे स्ट्रेंथ होता है। मेकिंग द क्लेम बोल्डर वाइल इट प्रेमिसेस रिमेन अनचेंज, रिड्यूसिंग द क्लेम मेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेमिसेस ऑफ हिम, रिमेनिंग द क्लेम अनचेंज while the evidence in its support is found to exhibit greater frailty, and none of the above, and the correct answer for this question is option number B, reducing the claim made on the basis of the premises of him.
Question number 17. If two propositions cannot both be false but may both be true, what is the relation between the two propositions? And the correct answer for this question is option number B, sub-contrary. Given below are some codes of arrangements of 3 items in order of wider scope. Select the correct code. Garment, clothes, shirt, cloth, garments and shirt, shirt, garments and cloth, garment, shirts and cloth. And the correct answer for this question, cloth, garment and shirt. ठीक है, क्लोथ से गारमेंट बनेंगे और गारमेंट से आपकी शर्ट बनेगी. What is equivalent of the statement all atheists are pessimists? तो all non-pessimists are non-atheists, all non-atheists are non-pessimist, all pessimists are atheist, and none of the above. And the correct answer for this question is option number A, कि सारे ही non-pessimist आपके non-atheist होते हैं. अब आपको यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. उसके बाद मेरे आंसर्स के साथ मैच करेंगे कि आप कितना सही कर पाते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 से 23 जो है आपके इस टेबल पर बेस्ड है, तो आप टेबल का स्क्रीनशॉट लेते चलिए. फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर प्राइमरी सोर्सेज रिकॉर्डेड द लोएस्ट ग्रोथ इन टोटल प्रोडक्शन एनर्जी. पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर आंसर चेक करेंगे, एंड इट इज़ option number C, 2009 to 2010. Next, which source of energy has shown the highest growth rate in production during 2006-7 to 2010 and 11? And the correct answer for this question is A, coal and lignite. Question number 23. Which one of the following primary sources of energy has recorded the highest growth in production in 2008 and 2009? Coal and lignite हो गया. Next, question number 23. In which year production of hydro and nuclear electricity was almost double the production of crude petroleum and natural gas taken together? And the correct answer for this question is 2008 to 2009. The Internet Ethical Protocol is called. Internet Ethical Protocol को क्या कहा जाता है? So the correct answer for this question is netiquette. And the last question for this session is commercial messages and ऑन दी नेट आर आइडेंटिफाई एज. कमर्शियल मैसेजेस जो होते हैं नेट पर, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? नेट एड्स की तरह, इंटरनेट कमर्शियल्स की तरह, वेब मर्शियल्स की तरह, या फिर वायरल एडवर्टाइजमेंट की तरह. तो ये आपके वेब मर्शियल्स होते हैं. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.